गुड मॉर्निंग बेटा। अपने कल जो क्लास जहां से आपने लीव आउट किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। कल हमने डिस्कस करने के लिए कहा था तुम्हें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। अपने 10:45 पे क्लास स्टार्ट कर देंगे। अभी वेट कर रहे हैं 1-2 मिनट। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ये तो याद होगा, गिवन बाय कई बार आजकल एंटोनी लेवोज़ायर। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फर्स्ट लॉ है बेटा। साइंटिस्ट का नाम लिख दिया जिसने दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होता है? Sir, energy can neither be created nor be destroyed. एनर्जी कंजर्वेशन का बेटा नहीं 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 नहीं, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है। Physical and chemical changes. There is no net change in mass during the process. ड्यूरिंग केमिकल चेंज There is no net mass. हाँ, ड्यूरिंग केमिकल चेंज मास रिमेन कंजर्व। इससे मतलब क्या बेटा? बिफोर द चेंज और आफ्टर द चेंज। आफ्टर द chemical change mass will be similar और during change भी mass each and every instant पे बेटा सेम रहता है। before the change, after the change और during processing of the change भी mass remains Same. constant और same। अब इसका हमें बेनिफिट यूटिलाइजेशन वो ऐसा होता है कि हमने केमिकल रिएक्शन लिया, उसका रिप्रेजेंटेशन लेंगे केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन में हमें कंपोनेंट का कुछ मास दिया होगा, तो कंपोनेंट रिएक्ट करके कुछ नया कंपोनेंट बना रहे होंगे कंपाउंड। तो आफ्टर चेंज हम जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसका मास कैलकुलेट कर लेंगे और जो रिएक्टेंट का मास लिया था उससे कंपेयर कर लेंगे। अगर टोटल मास इक्वल रहा तो इसमें हम कह सकते हैं बेटा मास रिमेन्स कंजर्व। बस हमें पता होना चाहिए लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन किसने दिया बेटा? केमिकल कॉम्बिनेशन जो वन ऑफ द लॉज में आता है। आजकल इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन तो आता नहीं, लेकिन फिर भी गिवन किसने है नाम आ जाता है, वो भी नीट में साइंटिस्ट का नेम। एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। सबको पता है डेली लाइफ में सबसे यूजफुल सब्सटेंस हमारे लिए क्या है? वाटर है बेटा। तो हम वाटर का फॉर्मेशन देख रहे हैं। हाइड्रोजन ये बेटा ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बर्न करने पर हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना? वाटर। इनिशियल हमने मान लिया ये हमें 2 ग्राम दिया हुआ है बेटा, ये हमें 16 ग्राम दिया हुआ है। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अब वेट को बेटा आगे हम नेक्स्ट लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। वैसे तुम्हें पता है ड्यूरिंग रिएक्शन जो ये हमने फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन किया बेटा ये नंबर पे है, वेट रेशियो की फॉर्म में नहीं होता, ये मोल रेशियो की फॉर्म में होता है। तो जो हमें वेट गिवन है, ये गिवन वेट है, इसको मोल में कन्वर्ट करना है। इनिशियल मोल्स गिवन, तो हम क्या करेंगे 2/2 1 मोल, तो 16/32 इक्वल टू हाफ मोल, ये गिवन है। अब आफ्टर कंप्लीशन आफ्टर रिएक्शन मुझे पता है 1 यूनिट के लिए इसके यूनिट कितने कंज्यूम हो रहे हैं बेटा? हाफ। तो इसके 1 मोल के लिए कंज्यूम कितना हुआ? हाफ। तो 1 - 1 रिएक्ट करके बेटा क्या बनेगा? 0 और हाफ माइनस हाफ
रिएक्ट करके क्या बचा 0 और 1 यूनिट से 1 यूनिट बन रहा है तो 1 मोल से ये कितना बनेगा H2O 1 मोल। अब मास बिफोर चेंज 2 + 16 18 ग्राम, मास आफ्टर चेंज 1 mole H2O into its molar mass 18 ग्राम। 18 ग्राम, ये 1 मोल किसके लिए बेटा H2O, ये 18 ग्राम क्या है मोलर मास ऑफ H2O यानी वाटर। तो हमने चेक किया ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो हमने इनिशियल वेट लिया था वो हमने 18 ग्राम लिया था, टू रिएक्टेंट्स की फॉर्म में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब पेपर में ये तुमसे कंपेयर करवाना नहीं आता, बस पता होना चाहिए, वो तो हमें पता ही है बेटा, क्योंकि मास को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग नॉर्मल केमिकल चेंज। हाँ, न्यूक्लियर रिएक्शंस में आजकल होता है कि तुम्हें पता है मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो। टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन केमिकल चेंज में हमें मास को अनदर मास में कन्वर्ट करना है, लेकिन मास कंपाउंड में एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में, लेकिन मास क्या रहेगा रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसको आगे डिस्कस डिटेल में कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा, मोर देन सफिशिएंट है, बस वन ऑफ द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, इतना हमें पता होना चाहिए। ये उतार लीजिएगा, बस एक सिंपल सा एग्जांपल डिस्कस किए हैं। अगर तुम प्रूफ करना चाहते हो, तुम भी एक करना चाहते हो अपनी तरफ से, तो एग्जांपल 2 कर लीजिए। मैं इसको चेंज कर देता हूं, कार्बन सॉलिड कंबशन ऑफ कार्बन बता रहा हूं बेटा टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। इसका हमें इनिशियली दिया 12 ग्राम और ये 32 ग्राम। प्रूव दैट मास कंजर्वेशन। सर जो इससे पहले एग्जांपल थी, क्या कह रहे हो बेटा? जो वाटर वाले एग्जांपल दी आपने, हाँ, उसमें ऑक्सीजन का हाफ मोल जो वाटर है उसके हाफ मोल से रिएक्ट करेगा, तो जो रिएक्टेंट में वाटर था उसका हाफ मोल बच नहीं जाएगा? कैसे बचेगा बेटा? हाइड्रोजन का H2 आपने देखा ही नहीं बेटा, H2 प्लस हाफ O2 gives H2O। अब तुमने, मेरे से भी मिस्टेक है कि मैंने तुम्हें चेक नहीं किया, ये 1 यूनिट, इसकी कितनी यूनिट से रिएक्ट करता बेटा? हाफ यूनिट। अब इसका 1 मोल था इनिशियली, इसका दिया कितना हाफ मोल, तो इसके 1 मोल से कितना रिएक्ट किया? 1 मोल रिएक्ट कर लिया, 1 - 1 0 रह गया, तो 1 के लिए हाफ रिएक्ट करेंगे तो हाफ माइनस हाफ। बेटा कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट हम मास के अंदर मैं ले सकता था, वो एग्जांपल जिसमें लिमिटिंग रिएजेंट वाला फंडा भी होता, इसमें बोथ द कंपोनेंट सिमिलर उस रेशियो में है जिस रेशियो में वो कंबाइन कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट लॉ वही करवा रहा था बेटा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग H2O के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन का 1 यूनिट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के हाफ यूनिट से कंबाइन करेगा, तभी हमें 1 एटम मिलेगा। H2O की एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम है। अब क्लियर है? यस सर। अच्छी बात है बेटा, आपने साथ के साथ पूछ लिया, तो इससे मुझे भी आइडिया लगा। अब ये नेक्स्ट वाला तो कर लोगे। ये भी एग्जांपल मैं ही डिस्कस करता बेटा। कार्बन की एक यूनिट ऑक्सीजन की 1 यूनिट से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, ये केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, या हमें भी लिखना होता तभी हम लिख लेते। आप इनिशियल मॉल क्या होते हैं? 12/12
गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा, ग्राम एटॉमिक वेट कार्बन का 12, तो 1 मोल। ऑक्सीजन 32 ग्राम गिवन है, मोलर मास में कितना होता है 32, 1 मोल। तो आफ्टर रिएक्शन 1 यूनिट से 1 मोल से 1 मोल रिएक्ट करने के बाद ये रिमेनिंग कितना रहा बेटा, 0। 1 - 1 ये भी 0 हो जाएगा, तो फॉर्म कितना हुआ CO2, 1 मोल। मास बिफोर चेंज कितना था बेटा, 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम, 44 ग्राम। मास आफ्टर चेंज 1 मोल CO2 इक्वल टू 1 into 44 ग्राम। ये 44 ग्राम मोलर मास है, ग्राम मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो मास बिफोर चेंज और आफ्टर चेंज क्या है, सेम। इसी को बेटा एक तरह से मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, एटम का नंबर, एटम सेम रहता है बेटा, एटम को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते बेटा ड्यूरिंग रिएक्शन। एटम का इंटरेक्शन चेंज होता है, कॉम्बिनेशन चेंज होता है, लेकिन एटम चेंज नहीं होता। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड भी हाइड्रोजन ही था, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड भी जो ऑक्सीजन था वही राइट साइड है। सिमिलरली है कार्बन जो इंडिविजुअल है या ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन का वेट या हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर चेंज नहीं किया, सिमिलर ऑक्सीजन में भी चेंज नहीं किया। अब हमारा नेक्स्ट है सेकेंड लॉ। इसी की एप्लीकेशन सबसे ज्यादा बेटा और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट कह लीजिए बेटा, इसी को हम एक और नया वर्ड में कह सकते हैं, डेफिनेट की जगह फिक्स्ड भी लिख सकते हैं, और इसी को फिक्स्ड की जगह हम कांस्टेंट, ये सिनोनिम्स है। फिक्स्ड हो, कांस्टेंट हो, डेफिनेट हो। ये फ्रेंच साइंटिस्ट था बेटा, नेम उनका जोसेफ लुइस प्राउस्ट था। हमारे यहाँ बुक्स में सिर्फ नाम लिखा होता है जोसेफ प्राउस्ट, पता होना चाहिए गिवन बाय। जोसेफ प्राउस्ट। मेन जो खेल है ये, इसकी एप्लीकेशन बहुत है बेटा, ये क्वेश्चंस को इजी करने में भी काम आता है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब बता बेटा, हमारे पास कोई भी केमिकल कंपाउंड ले लीजिए, चाहे तुम बोलो केमिकल कंपाउंड, मैं बोलूं, उसका क्या रहता है, फॉर्मूला क्या रहता है, केमिकल कंपाउंड का फिक्स रहता है, वो क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होता है, उसका वे ऑफ फॉर्मेशन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर मैं एक्सेल कर रहा हूं या तुम कर रहे हो या दुनिया में कोई भी कर रहा है, या किसी की भी कंपाउंड से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, CO2। तो कहते हैं किसी भी कंपाउंड का अगर फॉर्मूला फिक्स है बेटा, अगर अलग अलग होता तो फिर तो खेल ही खत्म हो जाता, तुम कुछ और बना रहे हो तो मैं कुछ और बना रहा था, फिर डिस्कस ही नहीं कर सकते थे हम। जब किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला फिक्स है, तो उसमें फिक्स होने पर बेटा उसका कंबाइनिंग, ईच एंड एवरी एलिमेंट का कंबाइनिंग रेशियो, मोल रेशियो एज वेल एज वेट रेशियो, वो भी क्या है, फिक्स है, फिक्स्ड। वो क्वांटिटी, वे ऑफ फॉर्मेशन सबसे इंडिपेंडेंट है।
पहले डेफिनेशन लिखवाने से पहले देखिए बेटा, सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कंपाउंड हमने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। पहले क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट है वो प्रूव कर लेते हैं। वेट रेशियो और मोल रेशियो फिक्स रहता है। अगर यही 1 मोल होता CO2 तो इसमें 1 मोल कार्बन, 1 मोल क्या होता O2 ऑक्सीजन। इसका वेट कितना होता बेटा 12 ग्राम और इसका वेट कितना होता 32 ग्राम। तो कार्बन ऑक्सीजन का वेट रेशियो 4 कॉमन फैक्टर है, 4 कॉमन है तो ये 3 रह गया और ये कितना रह गया बेटा 3:8। ये वेट रेशियो कितना रहा, ये मोल रेशियो था, मान लेते हैं 1:1। मोल रेशियो 1:1 है। एलिमेंट के एटम में चेक करना है तो एटम के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 एटम 1:2 रेशियो लिखेंगे एटम की फॉर्म में, 2 मोल ऑक्सीजन एटम। एलिमेंट की फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम ऑक्सीजन एटम की फॉर्म में लिख लेते हैं बेटा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में कंफ्यूज हो जाओगे फिर। वेट रेशियो एज वेल एज मोल रेशियो देख लिया, 1:2 मान लिया। एटॉमिक रेशियो अगर ये 1 मोल की जगह क्या लेता बेटा 10 मोल ले लेता, 10 मोल CO2 तो कार्बन कितना होता 10 मोल ही होता। ऑक्सीजन एटम कितने होते बेटा 20 मोल O2 एटम ऑक्सीजन एटम। तो वापस इनका रेशियो कितना है 1:2। तो मोल रेशियो 1:2 रहा। अगर यही वेट रेशियो लिखता बेटा वेट, तो 10 मोल का वेट कितना था 120 ग्राम कार्बन और ऑक्सीजन 320 ग्राम। 32 इंटू 10 बेटा 320। अब ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, वापिस चेक करता हूं तो रेशियो क्या आ रहा है 3:8। तो सिंपलेस्ट कंबाइनिंग रेशियो वेट रेशियो एज वेल एज मोल रेशियो क्वांटिटी से क्या रहा बेटा इंडिपेंडेंट, फिक्स है केमिकल कंपोजिशन। अब यही मेथड से देख लो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड तुम बना रहे हो कार्बन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन से बेटा, तो क्या बनेगा CO2 गैस। फॉर्मूला तो यही रहा, बर्निंग ऑफ कार्बन टू यील्ड कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन से कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस, भाई फॉर्मूला तो सेम है ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कंबाइनिंग रेशियो क्या रहा फिक्स। सिमिलर कंपाउंड के लिए आप एक ये ले लीजिए, चाहे तुम डिकम्पोजिशन लिथियम कार्बोनेट का ले लीजिए, लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो बात क्लियर है भाई कि कोई भी कंपाउंड उसका रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, किसी भी कंपाउंड में रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स का कंबाइनिंग मोल रेशियो एज वेल एज वेट रेशियो remains constant independent from the quantity taken or way of formation। अब लिखवा दें डेफिनेशन। पानी का एग्जांपल ले लो बेटा, चाहे समुद्र से पानी लेके आओ, चाहे घर में अपने RO से पियो या टैप वाटर से पियो, रिवर से लो, कहीं से भी लो, वाटर का फॉर्मूला तो H2 ही रहता ना। Yes, sir. वो चेंज नहीं होगा। अगर केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज कर दिया तो केमिकल कंपाउंड ही चेंज हो गया बेटा। कंपाउंड फिक्स तो फॉर्मूला फिक्स। अब इस लॉज की एप्लीकेशन बहुत है बेटा, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प देता है। गिवन बाय, तो सिंपल सा लिख लेंगे बेटा हम, डेफिनेशन यही लिखेंगे कि एक ही लाइन में खत्म कर देता हूं डेफिनेशन। फोर्थ
all the chemical compounds for all the chemical compounds, जितने भी तुम chemical compounds पढ़ोगे बेटा, they have fixed in them respective elements, weight ratio or mole ratio remains constant irrespective of way of formation and as well as quantity, amount. बेटा कंपाउंड का अंदर एलिमेंट्स का weight ratio as well as mole ratio remains constant irrespective of method of preparation और quantity. बस चलते हैं, इसमें एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेंगे, कर ही दिए, 2 एग्जांपल डिस्कस कर दिए कार्बन डाइऑक्साइड का, वे ऑफ फॉर्मेशन एज वेल एज क्वांटिटी. इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी है. सबसे पहले हम डिस्कस करें बेटा एप्लीकेशन परसेंटेज ऑफ element in a compound. बेटा एग्जांपल लीजिए, जैसे तुम्हें मैथेन ले रहा हूं, सबसे छोटा इसलिए ले रहा हूं मैथेन, फॉर्मूला CH4, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन. बेटा इसके लिए इसकी क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है हमें, हम मोलर मास में चेक कर लेंगे, वही हमारा आंसर रहेगा. अगर मुझे मेथेन का ऐसे रैंडमली दिया था 0.16 ग्राम, 0.16 ग्राम, फाइन कार्बन परसेंटेज, हाइड्रोजन परसेंटेज, मुझे क्वांटिटी से कोई मीन नहीं है. मैंने कह दिया ना बेटा कि इंडिविजुअल एलिमेंट का वेट रेशियो एज वेल एज मोल रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्वांटिटी. तो तुम क्वांटिटी से मत देखो, सिंपल सा क्या करो, परसेंटेज ऑफ वेट, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो सीधा 12/16 into 100 75% इन अ मोल निकाल लिया. सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या रहेगा बेटा, वेट परसेंट ऑफ H 4/16 into 100 25. मैंने 1 मोल में जो कैलकुलेट किया वही आया. अब कोई लंबा चलता, वो कहता 0.16 ग्राम में मेथेन में निकालो, पहले 0.16 ग्राम में वो कार्बन निकालता वेट, फिर उसकी परसेंटेज निकालता. आंसर में कोई चेंज नहीं आना था, वो भी कैलकुलेशन प्रूव कर देते हैं कि परसेंटेज यही रहेगा. अब 0.16 ग्राम मेथेन इक्वल टू 0.16 अपॉन 16.1 मोल, 0.01 मोल. In 1 mole CH4 carbon 1 mole. Therefore, in 0.01 mole CH4 carbon 0.01 mole. Weight of carbon 0.01 into 12 0.12 ग्राम. अब 0.12 ग्राम अपॉन टोटल वेट कितना बेटा 0.16,
तो परसेंटेज कैलकुलेट करते तो वापस कितना आएगा? तो मैंने एप्लीकेशन यूज किया कि मैंने कहा परसेंटेज ऑफ कार्बन अब क्या रहा बेटा 0.12 डिवाइड बाय टोटल वेट 0.16 इनटू 100। तो वापस कैलकुलेशन में तो वो 3/4 इनटू 100 वापस 75% ही रहा बेटा, वेट परसेंट चेंज नहीं आया। तो जब हमें डेफिनेशन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की पता है बेटा, तो उसमें कोई भी रैंडमली एब्रप्ट क्वांटिटी में पहले रिस्पेक्टिव एलिमेंट का वेट कैलकुलेट करूं। तो ऐसा क्यों करूं? सीधा मोलर मास के रिस्पेक्ट में जो परसेंटेज आएगा वो परसेंटेज क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, क्वांटिटी से उसे कोई लेना देना ही नहीं है। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड चेक करने के लिए कभी भी बेटा हम उसके वेट को वेटेज नहीं देंगे, रैंडमली कोई भी वेट दिया हो उसमें कैलकुलेट करने की जगह सिंपल हम किस में कैलकुलेट कर लेंगे बेटा? उसके मोलर मास में ही। तो इससे हमारे पास क्या रहेगी? कैलकुलेशन भी इजी रहती है और हमें इधर उधर घूमना नहीं पड़ता। तो तुम्हें 2-3 एग्जांपल और करवा देता हूं बेटा इसके। पहले ये उतार लीजिए, वेट परसेंटेज हम कैलकुलेशन के कोई क्वेश्चन करेंगे। बेटा हाँ, फॉर्मूला तुम कैसे लिखते हो वो मैंने तुम्हें लिखवाया। मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू क्या होता है बेटा? वेट ऑफ एलिमेंट in that compound upon weight of chemical compound into 100। तो परसेंटेज बेटा 100 के स्केल पे होता है। 1 यूनिट में निकाल लिया हमने, x ग्राम प्रेजेंट है W में, तो x अपॉन W इंटू 100। तो यही परसेंटेज बेटा हम उस इंडिविजुअल एलिमेंट का वेट निकाले उस कंपाउंड में, इससे अच्छा हम मोलर मास में भी जो वेट निकालते हैं वो परसेंटेज सेम रहता है। हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की एप्लीकेशन को यूज कर लिया। 2-3 एग्जांपल करके देख लीजिए। एग्जांपल इन 0.12 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, find percentage of sodium, percentage of carbon and percentage of oxygen. Example, in 0.17 gram ammonia, find percentage of nitrogen and percentage of hydrogen. Example, in 0.0848 gram
calcium carbonate. Find percentage of carbon, comma calcium and oxygen. क्या करोगे? हम सीधा मोलर मास में निकाल लेंगे बेटा। सोडियम का ग्राम एटॉमिक वेट होता है 23 ग्राम, कार्बन का हमें पता है 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14 होता है। इंटरेस्टिंगली आराम से सिंपल वे में कैलकुलेट कीजिएगा। पहले 3 के 3 एग्जांपल में आप इंडिविजुअल एलिमेंट की वेट परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए।
बेटा हम सोडियम की परसेंटेज इस 0.12 में कैलकुलेट करके सीधा 1 मोलर में ही देख लेंगे। ट्वाइस इंटू 23 ग्राम डिवाइड बाय टोटल वेट, इसका चेक करोगे तो हमारे पास आएगा 106 ग्राम इंटू 100। सिमिलरली कार्बन के लिए 12/106 इंटू 100 रहेगा और ऑक्सीजन के लिए 48/106 इंटू 100। कभी भी 3 एलिमेंट्स या एक से ज्यादा एलिमेंट हो किसी कंपाउंड में, n एलिमेंट है बेटा, तो n-1 की ही कैलकुलेशन करते होते हैं। रिमेनिंग का 100 माइनस सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख देंगे। अगर 2 एलिमेंट है तो एक एलिमेंट का वेट परसेंट कैलकुलेट करो, दूसरे का अपने आप रिमेनिंग 100 माइनस कर दोगे। वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन की एप्लीकेशन है कि टोटल कंपाउंड का वेट है, उसमें एक एलिमेंट का वेट इतना है, तो रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द वेट किसका होगा बेटा? अनदर एलिमेंट का। क्योंकि वेट क्या रहता है, मास क्या रहता है? कंजर्व। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की एप्लीकेशन पहला, अमोनिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज भी बेटा निकाल लोगे, 82.35 आएगा और हाइड्रोजन का रिमेनिंग आ जाएगा 17.65। बात समझे क्या नहीं समझे बेटा? तो इतनी टफ कैलकुलेशन करने की जगह सिंपल हम जो फॉर्मूला दिया है उसकी एक यूनिट में ही कैलकुलेट कर लेते हैं, उसकी क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं रखते। सिमिलरली यहाँ कार्बन का, कैल्शियम का बेटा 40% आ जाएगा, कार्बन का आएगा हमारे पास 12% और ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा 48 कैलकुलेशन पे। यहाँ नाइट्रोजन का 14/17 इंटू 100 और ये 3/17 इंटू 100। हेलो, तो क्वांटिटी से हमें कोई लेना देना नहीं है बेटा, कैलकुलेशन आसान रखना। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर
लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की एप्लीकेशन को यूज करना। अब ये तीनों क्वेश्चन करने के बाद हमें पहली एप्लीकेशन क्लियर हो गया, इसको यूज किया है। सेकंड इसकी एप्लीकेशन होता है बेटा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन ड्यूरिंग गिवन केमिकल चेंज। बेटा मैं तुम्हें कोई भी केमिकल चेंज कहूंगा, उसकी तुम केमिकल रिएक्शन तुम लिखो, मैं लिखूं या कोई भी लिखता है, वो केमिकल रिएक्शन क्या रहती है? सेम। ठीक है, तुम किसी भी क्वांटिटी में लिखना चाहते हो तो वो भी क्या रहता है? सेम। तो हम कहते हैं कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की सेकेंड एप्लीकेशन क्या होता है? बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। वो केमिकल इक्वेशन की जो बैलेंसिंग होती है बेटा, कोई भी लिखे वो क्वांटिटी से क्या है? Same. इंडिपेंडेंट है। तो एक एग्जांपल लिख लेते हैं बेटा। कंबशन ऑफ 50 ग्राम मैथेन, या तुम कंबशन ऑफ 5 मोल मैथेन। तो 50 ग्राम ऑफ मैथेन का कंबशन लिखोगे बेटा, तब भी इक्वेशन यही रहेगी। फाइव मोल ऑफ मैथेन का कंबशन लिखोगे तभी इक्वेशन तो क्या रहा? उसमें कोई चेंज नहीं आया। तुम्हें कहूं कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन है, चाहे तुम एक्स मोल 50 ग्राम करो, 1000 ग्राम करो, कितना भी करो कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, तो तुम्हारी इक्वेशन कोई चेंज नहीं होती बेटा। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन ड्यूरिंग गिवन केमिकल चेंज रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी किसके कारण है बेटा? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्योंकि उस रिएक्शन में या इक्वेशन में यूटिलाइज होने वाले केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूले या ड्यूरिंग रिएक्शन केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला रहता है बेटा सेम। वो केमिकल कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होता, उनका इंटरेक्शन का जो सिंपलेस्ट कंबाइनिंग रेशियो है वो भी चेंज नहीं होगा। कोई कोई तुम्हें कंबशन ऑफ मैथेन लिखना है, या अब ये डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या डिकम्पोजिशन ऑफ लिथियम कार्बोनेट, ये सब की बैलेंसिंग क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट है बेटा। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, बर्निंग ऑफ बेंजीन, कुछ भी लिखोगे बेटा उसमें कोई भी क्वांटिटी ले लो। इसलिए हम क्या ड्यूरिंग रिएक्शन जो भी कैलकुलेशन करेंगे अभी बाद में सिखाएंगे, पहले ये वाली बात से क्लियर हो जाओ तो कि सेकंड एप्लीकेशन ये है।
ये एप्लीकेशन उतार लीजिए बेटा। थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे, मॉलिक्यूलर मास, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन, और या किसी इंडिविजुअल एलिमेंट के वेट से कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना बेटा। थर्ड बेटा एप्लीकेशन, ये तुमने पेपर वगैरह में भी देखा होगा या कोचिंग वगैरह में गए हो तो ये क्वेश्चन बहुत आता है। ये वाला पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम मोलर मास फ्रॉम वन एलिमेंट वेट परसेंट। एक ये वाला, या और इसी का सेकंड क्या हो सकता है, कैलकुलेशन ऑफ एग्जैक्ट मोलर मास फ्रॉम वन एलिमेंट वेट परसेंट। इस बात को ये समझिएगा बेटा, ये कैसे पॉसिबल है। जैसे मैं तुम्हें कहूं, एग्जांपल फर्स्ट वाले की कैलकुलेशन बस बताने की ट्राई कर रहा हूं कैसे होता है। एग्जैक्ट
एग्जाम्पल लिया, इफ सल्फर weight percent in compound 4%, then find minimum molar mass of compound. बेटा हमें पता है 4% ऑफ सल्फर दिया हुआ है, इट मींस क्या हुआ, सॉल्यूशन क्या लिखते तो 4 ग्राम सल्फर, कंपाउंड वेट कितना होता है बेटा 100 ग्राम, होता क्या नहीं होता, 4 ग्राम सल्फर के लिए कंपाउंड वेट कितना होता है बेटा 100 ग्राम, 1 ग्राम सल्फर कंपाउंड वेट कितना होता 100/4 25 ग्राम। भाई तुम्हें पता है 4 यूनिट सल्फर के लिए कंपाउंड वेट 100 ग्राम है, तो 1 यूनिट सल्फर के लिए कंपाउंड वेट कितना हुआ 25 ग्राम। अब मिनिमम सल्फर कितना होता है बेटा एक कंपाउंड में 32 ग्राम, क्योंकि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, तो मिनिमम सल्फर कितना होगा 32 ग्राम 1 एटम, तो 1 मोल में सल्फर कितना होगा बेटा 32 ग्राम, ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर कितना होता है 32 ग्राम, तो मिनिमम सल्फर इट मींस 32 ग्राम सल्फर, कंपाउंड वेट कितना होगा 25 इंटू 32 800 ग्राम पर मोल। तो तुमने क्या किया बेटा, मिनिमम के लिए क्या किया, उस एटम का नंबर 1 यूनिट लिया, अगर हमें क्या कहता एग्जैक्ट, तो उस सल्फर के लिए अगर हमें एटम बताता 4 है तो 32 इंटू 4 कर देते, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, वेट ऑफ केमिकल कंपाउंड विद रिस्पेक्ट टू 1 ग्राम कैलकुलेट कर तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, तो मिनिमम मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितना हुआ बेटा weight of compound with respect to 1 gram of element weight into gram atomic weight। तो मिनिमम मोलर मास क्या हुआ, weight of compound with respect to 1 gram of element weight into gram atomic weight। 4 ग्राम के लिए 100 ग्राम है, तो 1 ग्राम के लिए 25 ग्राम इंटू 32। अगर यही मेरे पास क्या हो बेटा एग्जैक्ट हो, तो एग्जैक्ट के लिए बहुत ही आसान है, जो हमने मिनिमम मोलर मास कैलकुलेट किया है उसकी जगह हम क्या करेंगे एग्जैक्ट के लिए, weight of compound with respect to 1 gram of element weight into number of atom in that molecule of that element
into gram atomic weight. अब मिनिमम का कैलकुलेशन हो गया था बेटा, एग्जैक्ट का कैलकुलेशन तुम्हें सिखाना है। तो जैसे एग्जांपल देख लीजिए, इफ in a chemical compound hydrogen weight percent 25 and its number is 4 atom per unit, then molar mass of compound. तो बेटा 25 ग्राम हाइड्रोजन weight of compound, 25 ग्राम हाइड्रोजन weight of compound, 1 ग्राम हाइड्रोजन weight of compound 100 by 25 4, then 4 ग्राम हाइड्रोजन, क्योंकि 4 एटम पर यूनिट है तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए बेटा ना यूनिट 4, एक मोल में कितना हो जाएगा 4 मोल हाइड्रोजन एटम और एक हाइड्रोजन का वेट कितना था 4 ग्राम। 4 ग्राम हाइड्रोजन वेट ऑफ कंपाउंड 4 into 4 16 ग्राम पर मोल। ये देखिए इससे आ जाता बेटा वेट ऑफ कंपाउंड विद रिस्पेक्ट टू 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट कितना है 4, 100 by 25। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट कितना है बेटा 4 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना 1। तो मैंने फॉर्मूला भी ड्राइव कर दिया, और ये हम इसलिए लगा पाए बेटा जो केमिकल कंपाउंड है उसमें रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स का आपस में कॉम्बिनेशन क्या रहता है रिमेन्स कांस्टेंट, क्वांटिटी और वे ऑफ फॉर्मेशन से इंडिपेंडेंट होता है। तो किसी भी एक एलिमेंट का हमें वेट पता हो तो उससे हम ओवरऑल मॉलिक्यूल का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए तो रिएक्शन में बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक कंपोनेंट का वेट बताकर दूसरा कंपोनेंट कितना रिएक्ट करेगा, फाइनल प्रोडक्ट कितना बनेगा, वो सब कैलकुलेट कर पाते हैं। वो भी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की एप्लीकेशन है जिसे हम तुम ड्यूरिंग रिएक्शन कैलकुलेशन या ग्रेविमेट्रिक या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोलते हो। वो भी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की एप्लीकेशन है भाई। एक का पता सबका पता, किसी भी रिएक्शन में एक कंपोनेंट बता दूंगा तो बाकी सबकी कैलकुलेशन हो जाएगी। ऐसे किसी भी कंपाउंड में एक एलिमेंट का बता दूंगा तो बाकी सब एलिमेंट का वेट, ओवरऑल वेट कुछ भी कैलकुलेट हो सकता है। वो इसलिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वैलिड है। अगर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं होता, एक फिक्स रेशियो में रिएक्ट नहीं करते, केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला फिक्स नहीं होता, तो ये हम कुछ भी ना लिख पाते बेटा। तो 2-3 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं बेटा।
insulin contain 3.4% sulfur, then find minimum molar mass of insulin. Second example, percentage of nitrogen in urea. Third example, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। थर्ड थोड़ा सा रिलेटिवली find the nitrogen atom number in caffeine. If molar mass of caffeine is 194 gram per mole and percentage of nitrogen is 28.9%. ये तीनों क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने हैं। इस लॉ की फोर्थ एप्लीकेशन empirical formula and molecular formula calculation from weight percent or given weight. पहले ये तीनों क्वेश्चन कीजिए बेटा।
बेटा हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि इंसुलिन का हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है जब सल्फर का वेट परसेंट गिवन है। तो हमें पता है कि 3.4 ग्राम परसेंट का मतलब क्या है, 3.4 ग्राम सल्फर के लिए वेट ऑफ कंपाउंड कितना होगा 100। तो हम 1 ग्राम ऑफ सल्फर के लिए वेट ऑफ कंपाउंड क्या होगा 100/3.4। और मिनिमम सल्फर कितना होगा बेटा एक एटम, तो ग्राम एटॉमिक वेट कितना होगा 32। तो 1 ग्राम में निकालकर 1 ग्राम के सल्फर के रिस्पेक्ट में कंपाउंड का वेट निकाल के इनटू 32 करना है बेटा। तो जो कैलकुलेशन तुम्हें मिनिमम मोलर मास की करवाई थी वो क्या रहता 100/3.4 इंटू 32। तो ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन होती तो बेटा 3200/3.4 1600 डिवाइड बाय 1.7। अब तुम्हें पता है 17 कितना होता है बेटा 153 होता है। तो ये वैल्यू तुम्हारे पास एग्जैक्टली कैलकुलेट करते हैं तो 941 ग्राम पर मोल आता। अब सिमिलरली परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया निकालना है बेटा। तो यूरिया का हमें फॉर्मूला आना चाहिए NH2CO NH2। तो यूरिया का मोलर मास हमें पता होगा, एक यूनिट में 2 एटम होते हैं बेटा नाइट्रोजन के 28, 4 आइटम हाइड्रोजन के। तो क्या हुआ 28 + 4 32, 12 44 + 16 60। तो 28/60 इंटू 100। नेक्स्ट हमारी कैलकुलेशन नाइट्रोजन की वेट परसेंट। थर्ड क्या बेटा कैफीन का मोलर मास कितना है 194 ग्राम। तो वेट परसेंट ऑफ नाइट्रोजन कितना है 28 तो तुम्हें एग्जैक्ट मोलर मास का लिखवाया था 194 इक्वल टू वेट ऑफ compound with respect to 1 gram 28.9 into number of atoms into exact gram atomic weight 14। तो n की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो बेटा 194 into 28.9 डिवाइड बाय 14 into 100। तुम ये कैलकुलेशन करोगे तो बेटा एग्जैक्टली क्या आएगा 2 आएगा। ये डेसिमल के 2.1.94 आया और ये 28.9 को मल्टीप्लाई करोगे तो 28.9 अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना भी आना चाहिए हमें बेटा। इंटू 1.94 तो ये तुम्हारे पास वैल्यू आएगी, रुकिए बेटा 4 कैलकुलेशन 14 टू जा 4 आएगी बेटा। ये वैल्यू आएगी 1.94 को 28.9 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 56.06 डिवाइड बाय 14। तो ये आंसर 4 आ जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 4। तो इसलिए कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखना होता है बेटा 14 टू जा अप्रोक्सीमेट 14 टू जा एग्जैक्टली 28 होता है बेटा। तो 28.9 डिवाइड बाय 14 अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। और 2 पॉइंट समथिंग की वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली 2 से वो थोड़ा सा ज्यादा, ये 2 से थोड़ा सा कम है 1.94। तो अप्रोक्सीमेटली 2 into 2 4, क्योंकि एटम का नंबर इंटीजर ही आता बेटा तो आंसर एग्जैक्टली 4 आएगा। तो हमें अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना भी आना चाहिए।
हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे 1.94 इंटू 28.9 मल्टीप्लाई करने में। तो उसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख लेंगे कि भाई वो 28.9 को 28 और 1.94 को अप्रोक्सीमेटली 2। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है बेटा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की एप्लीकेशन। भाई वेट परसेंट दिया हो तो उससे एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना बेटा कंपाउंड का। कैलकुलेशन बाद में देखेंगे बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूले की पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन आनी चाहिए हमें। एम्पेरिकल फॉर्मूला empirical formula of a compound represents the relative number of atoms in the simplest ratio. Empirical formula of a compound represents the relative number of atoms in the simplest ratio. जैसे एग्जांपल में पहले देखिएगा, जैसे बेंजीन है, इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला तो होता है C6H6, लेकिन इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? CH। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH। एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? 1:1। ऐसे मैथेन होता, उसका फॉर्मूला क्या है? CH4। तो मैथेन का एम्पेरिकल फॉर्मूला भी क्या रहेगा बेटा? CH4। अगर यही मेरे पास क्या होता? एथेन होता, उसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला CH3। क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन एटम का रेशियो कितना है बेटा? 2:6। सिंपलेस्ट रेशियो क्या था? 1:3। यहाँ कार्बन हाइड्रोजन का मोल रेशियो क्या? 1:4 ही है, तो वो सिंपलेस्ट रेशियो भी क्या है? 1/4 ही है, 1:4 ही है। यहाँ 6:6 है, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या है बेटा? 1:1। तो ऑर्गेनिक के लिखवा रहे हो, मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिख सकते बेटा, H2O2। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला HO। पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला समझ लीजिए बेटा क्या है। एम्पेरिकल फॉर्मूला से फिर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन लेते हैं।
हम जिस बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन देख ली हमने, क्या बताता है ये सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, अब एम्पेरिकल फॉर्मूला की जगह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन भी लिखते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। shows the exact एक्चुअल या एग्जैक्ट लिख सकते हो बेटा, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स actual number of atoms of each element in molecular formula of compound shows the actual number of atoms of each element। बेटा किसी भी एलिमेंट के एग्जैक्ट नंबर या एक्चुअल नंबर को जो बताता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में एक रिलेशनशिप होता है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू होता है बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला की होल एंड इंटीजर वैल्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एग्जाम्पल, बेंजीन फॉर्मूला मास 78 ग्राम पर मोल। बेंजीन एम्पेरिकल फॉर्मूला CH, then molecular formula CH की whole n equal to 78 divided by 13 6, तो CH का whole 6 C6 H6। सिंपलेस्ट रेशियो बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला बताता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है, एग्जैक्ट रेशियो। फॉर एसिटिलीन फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड इंटीजर वैल्यू।
एक क्वेश्चन और कर लीजिए बेटा। एक empirical formula of a compound CH2O and compound molecular weight 180 gram per mole, then find compound molecular formula. बेटा अब तुम्हें क्या क्या करना है, NCERT exemplar में all the possible question by you अपने आप चैप्टर फर्स्ट ऑफ 11th क्लास NCERT एग्जाम्पलर बेटा जेईई मेन और इसके लिए नीट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और हर हाल में करना है। एंड शीट या तुम कह सकते हो पैकेज, सिंपल पॉसिबल क्वेश्चन जो तुमसे हो पाए। नेक्स्ट क्लास में तुम मुझे पैकेज बता दोगे क्या क्या है तुम्हारे पास, अभी पैकेज ले लिया हो तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा CH2O का एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट आएगा 30, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट है 180, 180 by 30 इक्वल टू वैल्यू ऑफ N आ जाएगी 6, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ CH2 की होल 6 और N की वैल्यू 180 by 30 6 C6H12O6। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का ही होता है बेटा, ग्लूकोज भी हो सकती है फ्रुक्टोज भी हो सकती है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में बेटा आइसोमर्स होते हैं, आइसोमर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। बाकी डिपेंड करता है कि वो स्ट्रक्चरल आइसोमर है क्या स्टीरियो आइसोमर है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा फास्ट चलेंगे बेटा, लॉज भी खत्म करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी में तुम्हें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट तक कोई डाउट हो 15-16 पेज की थ्योरी में बेटा तुम पूछ सकते हो जो भी तुम्हें डाउट हो। सिग्निफिकेंट फिगर्स करवाऊंगा बेटा, आज की क्लास यहीं हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, इसका आंसर तुमने देख लिया है। कल हम एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट कैलकुलेशन सीखेंगे बेटा।